हेलो डियर स्टूडेंट्स, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का ये फोर्थ पार्ट है और इसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया है उसमें हम लोगों ने ये देखा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। ये डायग्राम भी हमने स्टडी किया था जो यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा हमने देखा था कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन वेरियस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड एग्जॉस्टिबिलिटी, और उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज और नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसमें हमने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में भी पढ़ा था। और जो हमारा लास्ट पार्ट था वो बेस्ड था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज और रिजर्व रिसोर्सेज के बारे में हमने स्टडी किया। इनके बीच के डिफरेंसेस को भी समझने की हमने कोशिश की थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से मतलब ये है कि हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, क्या वो आज जो हमारा यूसेज पैटर्न है उसके हिसाब से वो सेफ़ हैं, यानी क्या हमारा जो यूसेज है वो सस्टेनेबल है, क्या हम इस प्रकार से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं कि उनके यूसेज के साथ साथ उनकी ग्रोथ भी होती है, और हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन का रेट है क्या वो उनकी रिन्यूएबिलिटी से मेल खाता है कि नहीं खाता है। तो हमें स्टडी करना है इसमें। और मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी नोट सीरीज़ वीडियोस देख सकते हैं। उसके लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन देखिए या फिर आप यहाँ पे जो आई बटन होता है उसे आप क्लिक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसोर्सेज ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी। तो आज आप जानते हैं कि हम कितने ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ लीड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी लग्जरी को कौन पूरा करता है? रिसोर्सेज, उनसे बनी चीज़ें, और साथ में अगर हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं तो उसमें भी एक हेल्दी और क्वालिटी लाइफ लीड करने के लिए हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर बट दे आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। लेकिन हम ये समझ के चलते हैं और आज भी हम समझ लेते हैं, यानी जर्नल जो अवेयरनेस है, जर्नल जो फीलिंग है वो ये है कि रिसोर्सेज तो हमें नेचर में मिलते हैं, हम उनका यूज़ करते हैं, तो दे आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, तो हम उनका जैसा चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ गुड थिंकिंग। एज ए रिजल्ट उसका परिणाम क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुन उसका प्रयोग उन्होंने शुरू किया, मतलब बिना सोचे समझे कि हाँ आगे चल के इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इससे इन्वायरमेंट को क्या नुकसान पहुंचता है, क्या आगे की जनरेशन को वो चीज़ें मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी। अब बिना दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए जब हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को तो वो इनडिस्क्रिमिनेटली हो जाएगा। एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और नतीजा क्या है? आज समस्याएं ही समस्याएं हैं हमारे सामने, पूरे विश्व के सामने। जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं, आप कह सकते हैं। फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। ग्रीड मतलब लालच, आप जानते हैं लालच बुरी बला है। फ्यू इंडिविजुअल्स मतलब कुछ ही लोगों, क्योंकि जनरली आम जो पब्लिक है वो उतनी रिच नहीं है कि वो रिसोर्सेज पे डिमांड रखे उतनी ज़्यादा, या उतनी डिमांडिंग हो रिसोर्सेज के लिए, इसलिए यहाँ पे लिखा गया अ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो कुछ लोगों की लालच के कारण रिसोर्सेज खत्म होते चले जा रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। और एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को इकट्ठा करना इन अ फ्यू हैंड्स। तो रिसोर्सेज का यूसेज कुछ लोगों के द्वारा, मतलब यहाँ पे जो हमने लिखा है कि उनकी लालच की वजह से डिप्लीट हो रहा है, और कुछ ही लोगों के हाथ में रिसोर्सेज इकट्ठा होकर रह गए हैं, विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी, जिससे सोसाइटी हमारी डिवाइड हो चुकी है। पूरी दुनिया एक प्रकार से दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, टू सेगमेंट्स, दैट इज़ हैव्स जिनके पास है, हैव्स नॉट्स जिनके पास नहीं है। अब उदाहरण के लिए देखिए, आप मुंबई, दिल्ली या कोलकाता आप जाते होंगे, फुटपाथ पे देखते होंगे लोग रहते हैं, उनके पास घर भी नहीं है रहने के लिए, और यहाँ बड़े बड़े मकानों में हो सकता है शायद 2 या 3-4 लोगों का ही परिवार रहता हो, उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। इनके पास कौन सी सुख सुविधा है? तो कौन रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ कर रहा है? और इस तरह के कितने लोग हैं दुनिया में? तो इस तरह से दुनिया पुअर और रिच के बीच में बट के रह गई है। दैट इज़ वाई हैव्स एंड हैव नॉट्स, या रिच और पुअर हम कह सकते हैं। एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति क्या डिमांड करेगा, कितनी रिसोर्सेज की डिमांड करेगा? उसको तो रोटी चावल दाल और खाने पीने का मिल जाए, कुछ पहनने का मिल जाए, कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, उसी से वो बेचारा खुश हो जाता है। तो ये पॉइंट इसके लिए है। आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए, ये आपके सोचने के लिए होते हैं कि इमेजिन इफ द ऑयल सप्लाई गेट्स एग्जॉस्टेड, किसी दिन ऑयल सप्लाई खत्म हो जाए वन डे, तो हाउ वुड दिस अफेक्ट आवर लाइफ? अरे तो पूरी की पूरी लाइफ ही रुक सी नहीं जाएगी। ट्रेन है, ट्रेन तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी से भी चल जाती है, लेकिन हमारी बाइक्स हैं, सो मेनी व्हीकल्स रन ऑन द रोड, तो लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमी एक प्रकार से अफेक्टेड होगी।
और एक्टिविटी है जो आप खुद करके देखिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट दिया गया है वो ये दिया गया है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब चूंकि हम इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो इससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हो गया है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हम इसे कहते हैं कि टेम्परेचर साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। देखिए आप अक्सर खबरों में पढ़ते हैं, आज भी मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि जो दिल्ली की जो एयर है वहाँ का पॉल्यूशन काफ़ी हाई है। जस्ट इमेजिन, उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं और जो ग्रीनरी है हमारी उसको हम ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। फॉरेस्ट कवर हमारे कम होते चले जा रहे हैं और जहाँ पर कभी ट्रीज़ हुआ करते थे वहाँ पर अब पक्के पक्के मकान बन रहे हैं। और साथ में लैंड डिग्रेडेशन, यानी जो लैंड की क्वालिटी है वो भी गिरती चली जा रही है, डिग्रेड हो रही है। तो ये जो हमने 3 पॉइंट पढ़े, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स मोस्टली। और हमें ही अपने जो यूसेज पैटर्न है, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उसे बदलना होगा। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होना चाहिए, मतलब कि लगभग सबको उसका लाभ मिलना चाहिए, हैज़ बिकम एसेंशियल। तो एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर हमें विचार करना चाहिए कि अगर हमें सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करनी है और ग्लोबल पीस चाहिए, मतलब दुनिया में शांति चाहिए, क्योंकि अगर वाटर की कमी होगी तो त्राही त्राही मचेगी, ग्रेन्स की कमी हो जाएगी यानी फूड की कमी हो जाएगी तो त्राही त्राही मचेगी। तो ग्लोबल पीस के लिए भी ज़रूरी है और सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। सस्टेन का मतलब क्या होता है? सस्टेन का मतलब होता है कोई चीज़ बना के रखना। बना के रखने का मतलब नहीं कि उसको कोई चीज़ आप मैन्युफैक्चर करें उसको बना के रखें, मतलब टिकाए रखना, मेंटेन करके रखना। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी छत होती है, अब छत को बीम जो होते हैं, जो खंभे होते हैं जिन पे छत खड़ी की जाती है, वो उसको टिका के रखते हैं। मान लीजिए एक दीवार इस तरफ की हटा दी जाए तो छत टिक पाएगी? वो नीचे गिर जाएगी। तो कोई भी स्ट्रक्चर आप खड़ा करते हो, कोई भी चीज़ है, तो उसको मेंटेन करने में जो मदद करती है, जो भी, वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो चीज़ उसको सस्टेन कर रही है। हम सुबह नाश्ता करते हैं, वो हमें सस्टेन करता है लगभग 2-3 घंटे तक, फिर हमें भूख लगती है, फिर हम दोपहर का लंच करते हैं तो फिर सस्टेन करता है हमें 3 घंटे तक। तो इसी प्रकार से अगर हम ना करें डिनर तो निश्चित है कि हमारी बॉडी थक जाएगी, और यही चलता रहा 2, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन, तो निश्चित है कि हो सकता है कि हम बीमार पड़ जाएं, वही डेथ भी हो सकती है। वाटर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखने के लिए, हमें सस्टेन करने के लिए। इसी प्रकार से एक व्यक्ति के लिए कम से कम इतना पैसा उसके पास होना चाहिए कि वो भोजन की व्यवस्था कर सके, उसके पास घर हो रहने के लिए, और उसके पास क्लोथिंग का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। एजुकेशन वगैरह और बाकी चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए, कम से कम रोटी कपड़ा मकान तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सस्टेन करती हैं, लेकिन ये हमें बराबर मिलती रहेंगी तो हम ये कह सकते हैं कि सस्टेन्ड लाइफ। और अगर वो गुड क्वालिटी की है, यानी हमारी लाइफ को हेल्दी और क्वालिटेटिव बनाती हैं, तो वो सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, वहाँ हम ये टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग रिच हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कि मिडिल सेक्शन के जो लोग हैं, मिडिल इनकम ग्रुप, उनके लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी के लिए है। फॉर एग्जांपल कोई अपने बच्चे को किसी ऐसे स्कूल में भेजता है जो कि ब्रांडेड स्कूल, अच्छी पढ़ाई होती है, सुनने में आता है, वो हज़ारों रुपए खर्च करता है। अब कोई बेचारा ऐसे स्कूल में भेजता है जो उतना ब्रांडेड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए जाना भी नहीं चाहता, तो क्वालिटी एजुकेशन तो यहाँ मिल रही है ना, क्योंकि यहाँ पे वेल ट्रेन टीचर्स हैं, तो एजुकेशन यहाँ भी मिल रही है, एजुकेशन यहाँ भी मिल रही है, बट वी कैन एसोसिएट क्वालिटी हेयर। तो उसी प्रकार से क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप समझ सकते हैं। और जो ग्लोबल पीस है, तो इसके लिए तो कहा भी गया है कि आगे आने वाला जो युद्ध होगा, 3rd वर्ल्ड वॉर कहते हैं, वो वाटर के लिए होगा, क्योंकि पानी की धीरे धीरे कमी होती चली जा रही है, पीने योग्य पानी। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन, और अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से रिसोर्सेज डिप्लीट होते चले जा रहे हैं, और वो भी कुछ ही इंडिविजुअल्स के द्वारा, और इसमें भी कुछ ही कंट्रीज़ आगे हैं, मतलब ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही हैं। अगर ये चलता रहा इसी तरह से, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज़ इन डेंजर, तो हमारा प्लेनेट, हमारी प्यारी सी पृथ्वी खतरे में आ जाएगी, और खतरा तो बन ही रहा है। देयरफॉर, इसलिए क्या कर सकते हैं हम? रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल, हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए। हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी आपके एग्जाम आ रहे हैं बोर्ड के, तो प्लानिंग कर रहे होंगे कब कैसे तैयारी करनी है, कब कैसे रिवीजन करना है, सैम्पल पेपर खरीदना है, और हाँ वीडियोज़ भी देखने हैं जहाँ पर हमारे कंसेप्ट क्लियर हों, हमें बुक पढ़ाई जाए जैसे कि हमारा चैनल, हमें नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँ, और कमेंट सेक्शन में अगर हम कोई क्वेश्चन लिखें तो उसके आंसर्स भी मिलें। प्लानिंग तो हर जगह होती है, अनप्लान्ड हमें रहना भी नहीं चाहिए। तो रिसोर्स की भी प्लानिंग चाहिए हमें, हमारे पास एक मैप, रोड मैप होना चाहिए कि हमें रिसोर्स किस तरह से यूज़ करने हैं, इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और यहाँ ह्यूमन लाइफ की बात नहीं है,
बल्कि जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी पर सब अफेक्टेड होते हैं अगर इन्वायरमेंट को कोई नुकसान पहुंचता है तो, और वो हो रहा है। तो भाई हमें ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि लाइफ आगे के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सस्टेन वे में चलती रहे। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत ही कॉमन टर्म आजकल होता चला जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इस प्रकार से हम डेवलपमेंट करें कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो आगे के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए बने रहें। मतलब वी आर यूजिंग these resources for our development in a manner that they can also be made available to the future generations। अगर आप 2 पेड़ काटते हो तो 10 पेड़ लगा दीजिए। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करिए। बहुत से तरीके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, और जो अभी हम करेंटली जो हम डेवलपमेंट अपना करते हैं, रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो हमारी जो फ्यूचर यानी आगे की जो पीढ़ी आने वाली है, फ्यूचर जनरेशन, उसकी नीड्स से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यानी अगर हमें आज घर की आवश्यकता है, उन्हें भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम घर में फर्नीचर यूज़ करते हैं लकड़ी के बने हुए, तो उन्हें भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी। जो जो हम आज अपने लिए चाहते हैं, आगे की फ्यूचर की जनरेशन भी वो चाहेगी, तो वो उसे उपलब्ध हो सके, इसके लिए आपको अभी से व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। आपके पेरेंट्स हैं, आपके लिए कितना कुछ करते हैं, आपको एजुकेशन दे रहे हैं, हो सकता है बैंक बैलेंस भी मेंटेन कर रहे हो, अपनी लड़के की शादियां करते हैं तो उनकी सुख सुविधाओं की चीज़ें साथ में देते हैं, आपकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसके लिए वो क्या क्या व्यवस्था करते होंगे सोचिए। बल्कि होता तो ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो बेचारे खुद भूखे रह के, खुद अपनी नींद गंवा के, खुद सहन करके अपने बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं चीज़ें, जिससे उनका फ्यूचर बेहतर हो सके। यानी उनके आगे की फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं कि उन्हें क्या क्या हमें प्रदान करना है, कहाँ क्या नीड होगी। हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना है उनकी नीड से, उनकी रिक्वायरमेंट से, उसे पूरा करना है। बस यही आप समझ लीजिए कि हमें पर्यावरण की भी देखभाल ऐसे करनी है। अगर उसका यूसेज है तो हमें मिनिमम करना है, सस्टेन वे में करना है, जिससे कि वो चीज़ें आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी उपलब्ध हो सकें। तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिए। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, तो इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि आपकी बुक में दिया गया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील में है और बहुत ही खूबसूरत शहर है ये, समुद्र के किनारे। तो 1992 में वहाँ समिट हुई थी। वास्तव में इस समिट को हम ये कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी UNCD। तो इसी कॉन्फ्रेंस को अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, या रियो समिट के नाम से जाना जाता है, और इसे हर 10 साल बाद आयोजित किया जाता है। तो ये 1992 में हुई, उसके बाद ये 2002 में हुई, फिर 2012 में, अब 2022 में होगी। अब ये वीडियो बन रहा है तो ये 2022 में तो बन नहीं रहा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब ये लगभग 10 साल बाद हुई तो इसे रियो 10 के नाम से जाना गया, रियो +10। अब ये 20 साल बाद हुई 1992 के, तो इसे रियो +20 के नाम से जाना गया, और निश्चित है इसे हम रियो +30 कहेंगे। और ये लार्जेस्ट गैदरिंग थी, मतलब इतने ज़्यादा डेलीगेट्स और हेड्स ऑफ स्टेट इसमें शामिल हुए थे, 100 से भी ज़्यादा। तो मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit। तो ये पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। द समिट वॉज कन्वीन फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम। तो आप समझ लीजिए कि पर इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ही ये समिट या इस तरह की समिट्स आयोजित होती रहती हैं। मीन्स टू रिकॉन्साइल बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। या हम कुल मिला के कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल वार्मिंग और भी जो सोशो इकोनॉमिक इशूज़ हैं उनको टैकल करने के लिए काफ़ी कुछ इस समिट में बातचीत हुई। द समिट वॉज कन्वीन फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए अर्जेंट नीड एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब मनुष्यों उनसे रिलेटेड जो इशूज़ हैं, पॉवर्टी है, हेल्थ है, सैनिटेशन, एजुकेशन एट्सेट्रा। तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, यानी सिर्फ एक कंट्री का इशू नहीं है, इसमें पूरे देश को इसके बारे में सोचना है, पूरे विश्व को इसके बारे में सोचना है। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो बहुत से साइन हुए ट्रीटीज़, इसमें कन्वेंशन साइन हुए इसमें। तो यहाँ पे जितना लिखा है उतना समझ ले रहे हैं कि जो इतने लोग इकट्ठा हुए थे असेंबल्ड लीडर्स, उन्होंने डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को साइन किया एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो एक तो ये कन्वेंशन हो गया, और साथ में द रियो कन्वेंशन इंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स यानी फॉरेस्ट को बचाना है, उनकी ग्रोथ,
और जो क्लाइमेट चेंज को आप सीधा समझिए ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग मीन्स क्लाइमेट चेंज, ये सबसे बड़ा इशू जो है उनमें से एक है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आप जानते हैं कि तरह तरह के जीव इस दुनिया में इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो उनकी प्रजातियों को हमें मेंटेन करके रखना है, बना के रखना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसे ख़त्म नहीं करना। ये भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। देखिए गौरैया चिड़िया अब शहर में तो बिल्कुल नज़र नहीं आती होगी, स्पैरो हम जिसे कहते हैं, लेकिन गांव में तभी कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है। इसी प्रकार से कई प्रजातियां खत्म होती चली जा रही हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन था जिसपे लोगों ने साइन किए। द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। और इस समिट का जो प्रोडक्ट था वो था एजेंडा 21। एजेंडा आप जानते हैं, जो कुछ आप तय करते हैं कि हमें ये करना तो आपके एजेंडा पे होता है, मतलब कि गोल्स, कुछ लक्ष्य तय किए गए कि हमें इन्हें पूरा करना है। और इसका एजेंडा था सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और चूँकि ये 1992 में हुई थी, तो 21st सेंचुरी में हमें कुछ गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अचीव करने हैं, तो इसलिए एजेंडा 21 कहा गया। अब इस डेट को बढ़ाकर कर दिया गया 2030 तक हमें ये पूरा करना है। तो अब एजेंडा 2030 चल रहा है, जिसमें लगभग 17 गोल तय किए गए हैं, इनको पूरा करना है। जैसे कि ये 2030 की मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि नॉलेज बेस आपका होना चाहिए। हमारे जो एकेडमिक वीडियोस होते हैं, खासकर जो हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज चलाते हैं, तो उसमें हम आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। बिकॉज दिस इज़ नॉट योर लास्ट एग्जाम, यू हैव टू मेक योर कैरियर वेयर नॉलेज बेस वुड बी योर ग्रेट हेल्प। तो पॉवर्टी हो गया, वाटर हो गया, एजुकेशन हो गई, जेंडर इक्वलिटी हो गई, राइट्स ऑफ मैन हो गए, पीस हो गए, तरह तरह के जो इशूज़ हैं उनको टैकल करना, ये सब एजेंडा 21 और एजेंडा 2030 में जो शामिल किए गए 17 गोल्स, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एजेंडा 21 मोस्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। पढ़ भी लेते हैं क्या दिया गया है। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। तो उसी अर्थ समिट में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पे होना चाहिए, मतलब विश्व स्तर पे होना चाहिए। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट मतलब लड़ाई लड़ना। यहाँ पर युद्ध के मैदान की लड़ाई लड़ने की बात नहीं हो रही है, बल्कि इन्वायरमेंटल डैमेज, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, उससे लड़ना है, पॉवर्टी से लड़ना है, बीमारियों से लड़ना है थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। और इसमें दुनिया भर के देश एक साथ मिलकर खड़े होंगे, लड़ेंगे, इन इश्यूज़ को टैकल करेंगे। मतलब ये ग्लोबल एजेंडा 21 है ऑन कॉमन इंटरेस्ट। और इसमें हर देश को इंटरेस्ट होगा, भाई उनके यहाँ पॉवर्टी है, उनके यहाँ भी इन्वायरमेंटल डैमेज होगा, तो एक कॉमन इशू है, तो कॉमन इंटरेस्ट भी बनता है। म्यूचुअल नीड्स, यानी हम एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे ना, मतलब आपकी हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम मिलकर एजेंडा 21 को पूरा करें, उसके गोल को, लक्ष्य को पूरा करें, जो कि यहाँ पे अभी हमने इतने में पढ़ा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, पॉवर्टी है, डिजीज़ है। और वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा। यानी कि ग्लोबल लेवल पे तो एजेंडा 21 काम करेगा ही, जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं वो भी अपना एक एजेंडा तैयार करें एजेंडा 21 के नीड्स को पूरा करने के लिए, गोल को पूरा करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे क्लास में आपको टीचर पढ़ाता है, सब लोग साथ साथ पढ़ते हो, फिर घर में जाके भी उसको पढ़ते हो सकता है किसी दूसरे को भी आप उसके बारे में बताते हो, तो सब मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे जब साथ होते हैं तब काम करते हैं, जब एक क्लास के रूप में बैठते हैं, कमिटी के रूप में होते हैं, तब काम करते हैं। इस तरह से ग्लोबल लेवल पे, लोकल लेवल पे एक प्रकार से जो एजेंडा 21 था नॉन बाइंडिंग था। मतलब ये बहुत ज़्यादा बाइंडिंग नहीं था कि लोग उसको पूरा करें ही करें, क्योंकि अर्थ समिट बहुत डिस्प्यूटेड भी थी, खासकर अमेरिका तो बहुत विरोध कर रहा था इसका। तो एजेंडा 21 को नॉन बाइंडिंग बनाया गया था, और जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए ग्लोबल लेवल पे, यानी अगर हम एजेंडा 21 को या एजेंडा 2030 जो मैंने अभी को बताया, तो ग्लोबल लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी, लोकल का मतलब आप नेशनल लेवल कह सकते हैं, और इसके अलावा कई प्राइवेट और नॉन NGOs यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब लोग मिलकर इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आप भी एक पेड़ लगाते हो तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचाने वाला होगा, तो आप भी तो उसके हिस्सा हो। तो मल्टीलेटरल, मल्टीनेशनल अप्रोच है एजेंडा 21। आगे देखते हैं क्या है। तो आगे का जो टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग, इससे हम अगले ट्यूटोरियल पार्ट में लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हैं,
तो हम उन्हें फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर समझ के उनका ऐसा दोहन कर रहे हैं, ऐसा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं कि खतरा ही खतरा मंडरा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से अन्य प्रजातियों पे भी असर पड़ रहा है। और इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। फिर जो डिफरेंट इंटरनेशनल समिट्स होती हैं उसमें हमने पढ़ा कि 1992 में जो अर्थ समिट थी उसका जो प्रोडक्ट था उससे जो निकल कर आया था एजेंडा 21, उसको स्टडी किया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक अच्छी सी हमने डेफिनेशन भी देखी कि हमें इस तरह से यूज़ करना है रिसोर्सेज को कि भाई कुछ बचा के भी रखें आगे के लिए, सब ख़त्म ना कर डालें। तो इसी के साथ ही ट्यूटोरियल पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।